तारीख थी 14 नवंबर। रात के ठीक 2:15 हो रहे थे। दिल्ली एनसीआर के एक बेहद आलीशान और रईस इलाके में बनी एक 12 मंजिला इमारत के सबसे ऊपर बने पेंट हाउस में इंस्पेक्टर समर अपनी टीम के साथ दाखिल होते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी, लेकिन पेंट हाउस के अंदर का माहौल बाहर के तूफान से भी ज्यादा भयानक था। वहां एयर कंडीशन चल रहा था, लेकिन कमरे में मौजूद हर पुलिस वाले के माथे पर खौफ की वजह से पसीना बह रहा था। कमरे के बीचों बीच जमीन पर पड़ी थी मशहूर बिजनेसमैन राघव सिंघल की लाश। राघव सिंघल एक ऐसा नाम था जो हर दिन बिजनेस की बड़ी खबरों में चमकता था। करोड़ों का मालिक, रसूखदार इंसान आज जमीन पर बेजान पड़ा था। उसके गले पर एक गहरा, नीला और डरावना निशान था, जैसे किसी ने बेहद बेरहमी से उसका गला घोंट दिया हो। लेकिन हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि राघव का कत्ल हो गया था। हैरान करने वाली बात वह थी जो इंस्पेक्टर समर ने कमरे का मुआयना करते वक्त देखी। वह पूरा कमरा अंदर से पूरी तरह लॉक था। पेंटहाउस का वह मुख्य दरवाजा, जिसे पुलिस ने कुल्हाड़ी से काटकर खोला था, उसमें अंदर से 3 भारी लोहे की कुंडियां चढ़ी हुई थीं। कमरे की खिड़कियां, उन पर लोहे की मजबूत ग्रिल लगी हुई थी और वे भी अंदर से बंद थीं। कमरे में छिपने की कोई जगह नहीं थी, कोई बालकनी नहीं थी और न ही कोई चोर दरवाजा था। भाइयों और बहनों, मिडनाइट टेल्स हिंदी पर आपका स्वागत है। आज की केस फाइल है केस नंबर 404, बंद कमरा। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे घिनौने और काले सच की दास्तान है। इस कहानी को हेडफोन लगाकर बिल्कुल शांति से सुनिएगा, क्योंकि कातिल कोई भूत या साया नहीं, बल्कि एक ऐसा शातिर दिमाग है जो शायद आपकी ही किसी जान पहचान में छिपा हो। क्या आप इस खूनी पहेली को सुलझा पाएंगे? चलिए सीधे चलते हैं उस खौफनाक रात में। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर कातिल बाहर से अंदर आया, तो उसने राघव को मारने के बाद दरवाजे को अंदर से लॉक कैसे किया? क्या वह कोई साया था जो दीवारों के पार जा सकता था, या फिर कोई ऐसी अनदेखी ताकत जिसे दुनिया का कोई भी कानून और कोई भी ताला नहीं रोक सकता था? इंस्पेक्टर समर ने जब राघव की लाश के पास जाकर गहराई से जांच की, तो उन्हें वहां 3 बेहद अजीब चीजें मिली। पहली चीज, राघव के दाहिने हाथ में जकड़ा हुआ एक आधा जला हुआ खत। दूसरी चीज, दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी जो ठीक 1:15 पर रुकी हुई थी। और तीसरी चीज, जमीन पर गिरा हुआ राघव का अपना आईफोन, जिसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग चालू थी। इंस्पेक्टर समर ने जब उस रिकॉर्डिंग को प्ले किया, तो पूरे कमरे में सन्नाटे को चीरती हुई राघव की हांफती और कांपती हुई आवाज गूंज उठी। राघव कह रहा था, तुम यहां कैसे आए? मैंने दरवाजा लॉक किया था। नहीं, पीछे हटो, तुम यह नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। और फिर एक रूह कंपा देने वाली घुर्राने की आवाज आई और सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया। समर ने रिकॉर्डिंग बंद की। उनका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। कातिल जो कोई भी था, राघव उसे अच्छी तरह पहचानता था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अगले ही घंटे में 3 संदिग्धों को उसी पेंटहाउस में बुला लिया। पहला संदिग्ध था नितिन सिंघल, राघव का सगा छोटा भाई, जो हमेशा से राघव की बेहिसाब दौलत और बिजनेस में अपना कम हिस्सा मिलने की वजह से उससे नफरत करता था। दूसरी संदिग्ध थी मीरा सिंघल, राघव की पत्नी, जिसके बारे में पूरे शहर में अफवाह थी कि उनका जल्द ही तलाक होने वाला है और दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे।
और तीसरा संदिग्ध था विक्रम, राघव का पर्सनल सेक्रेटरी, जो कल रात ठीक 1 बजे राघव को कुछ बेहद जरूरी फाइल्स देने के लिए इस पेंटहाउस में आया था। तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई। छोटे भाई नितिन ने कहा कि वह नोएडा में अपने दोस्त के घर पर एक लेट नाइट पार्टी में था। पत्नी मीरा ने बयान दिया कि वह पेंटहाउस के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर अपने कमरे में सो रही थी और उसने कोई आवाज नहीं सुनी। और सेक्रेटरी विक्रम ने हाथ कांपते हुए बताया कि वह रात को ठीक 1 बजे फाइल देकर तुरंत वहां से निकल गया था। तीनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर समर जानते थे कि इन तीनों में से कोई एक शख्स सफेद झूठ बोल रहा है। इसी बीच फॉरेंसिक टीम का हेड समर के पास आया और उसने उनके कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर समर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फॉरेंसिक हेड ने कहा, सर, राघव सिंघल की मौत गला घोंटने से नहीं, बल्कि अत्यधिक डर की वजह से आए भयंकर हार्ट अटैक से हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके गले पर जो उंगलियों के निशान हैं, वे किसी दूसरे इंसान के नहीं, बल्कि राघव के अपने ही हाथों के हैं। कहानी यहीं से एक ऐसा मोड़ लेती है जहां विज्ञान और कूनन दोनों घुटने टेक देते हैं। अगर राघव ने अपना गला खुद घोंटा, तो वह मोबाइल की रिकॉर्डिंग में किससे अपनी जान की भीख मांग रहा था? और वह दरवाजा अंदर से किसने बंद किया? चलिए बढ़ते हैं इस रहस्य के अगले हिस्से की तरफ। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुलिस के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे लांघना नामुमकिन लग रहा था। इंस्पेक्टर समर पेंटहाउस की खिड़की के पास खड़े होकर उस आधे जले हुए खत के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। खत का काफी हिस्सा राख बन चुका था, लेकिन जो कुछ शब्द बचे थे, वे चीख चीख कर किसी पुराने गुनाह की गवाही दे रहे थे। उस पर लिखा था, तुमने सोचा था कि तुम उस रात के राज को हमेशा के लिए दफन कर दोगे। मैं वापस आ रहा हूं, उस कर्ज का हिस्सा लेने जो तुमने कभी चुकाया ही नहीं। समर ने गहरी सांस ली। राघव सिंघल एक बेहद कामयाब और अमीर बिजनेसमैन था, लेकिन हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत ही गहरा और अंधकार से भरा रास्ता होता है। समर ने सबसे पहले राघव के सेक्रेटरी विक्रम को दोबारा पूछताछ के लिए कमरे में बुलाया। विक्रम इस बार और भी ज्यादा डरा हुआ था। उसकी उंगलियां आपस में फंसी हुई थीं और माथे का पसीना उसकी शर्ट के कॉलर को भिगो रहा था। समर ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा और सख्त करते हुए पूछा, विक्रम, तुम कल रात ठीक 1 बजे यहाँ आए थे। राघव ने जब तुमसे फाइल ली तब उसका बर्ताव कैसा था? क्या वह सामान्य था या किसी बात से डरा हुआ लग रहा था? विक्रम ने थूक निगलते हुए कांपती आवाज में कहा, सर, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। साहब पिछले 1 हफ्ते से बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। वह अपने ही घर में हर छोटी सी आवाज पर चौंक जाते थे। कल रात जब मैं उन्हें फाइल देने आया, तो उन्होंने दरवाजा खोलने में पूरे 5 मिनट लगाए। जब मैं अंदर गया, तो देखा कि उन्होंने कमरे के सारे भारी पर्दे गिरा रखे थे, जैसे वह बाहर की दुनिया से कुछ छिपा रहे हों। उन्होंने मुझसे फाइल झपट ली और कहा, विक्रम, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वह आसपास ही है। मैंने पूछा कौन, तो वह मुझ पर बुरी तरह चिल्ला पड़े और मुझे वहां से भगा दिया। समर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या कमरे में कोई और था? या कोई ऐसी जगह जहां कोई छिप सकता था? विक्रम ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, कमरा बिल्कुल खाली था। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। जब मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा था, तो मैंने पेंटहाउस के कॉरिडोर में एक बहुत ही अजीब सी महक महसूस की थी। बिल्कुल वैसी महक जो बरसों पुरानी किताबों या किसी जले हुए कपड़े से आती है।
विक्रम को बाहर भेजने के बाद समर ने राघव के छोटे भाई नितिन सिंघल को अंदर बुलाया। नितिन का बर्ताव विक्रम से बिल्कुल जुदा था। उसके चेहरे पर डर का एक भी कतरा नहीं था, बल्कि वहां गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। समर ने सीधे मुद्दे की बात की, नाइटियायेन, तुम्हारे और राघव के रिश्ते जगजाहिर हैं। तुम कर्ज में डूबे हो और 2 दिन पहले तुमने राघव को ऑफिस में सबके सामने जान से मारने की धमकी भी दी थी। कल रात तुम कहाँ थे? नितिन ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, इंस्पेक्टर, अगर मुझे अपने भाई को मारना होता तो मैं उसे सामने से गोली मारता, इस तरह किसी बंद कमरे में जादूटोना करके नहीं। कल रात मैं नोएडा में अपने एक रईस दोस्त के घर पर पार्टी में था। आप वहां के सीसीटीवी फुटेज मंगवाकर देख सकते हैं। मैं वहां रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक सबके सामने मौजूद था। रही बात नफरत की, तो हाँ, मुझे उससे बेहद नफरत थी। वह एक नंबर का धोखेबाज था। उसने अपनी कामयाबी की यह विशाल इमारत एक ऐसी लाश पर खड़ी की थी जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। समर के कान खड़े हो गए। लाश? तुम किस लाश की बात कर रहे हो नितिन? नितिन को अचानक एहसास हुआ कि वह गुस्से में जरूरत से ज्यादा बोल गया है। उसने तुरंत अपनी बात को घुमाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि उसने कई छोटे बिजनेसमैन को बर्बाद किया था, कईयों का करियर मार दिया था। नितिन के जाने के बाद समर के दिमाग में एक नया नाम गूंज रहा था। उन्होंने राघव की पत्नी मीरा सिंघल को बुलाया। मीरा जब कमरे में आई तो उसके सफेद कपड़ों में एक अजीब सा ठहराव था। पति की मौत के बाद भी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं थी। समर ने पूछा, मीरा जी, आप इस पेंटहाउस के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर रहती हैं। राघव ऊपर अकेले रहते थे। कल रात को लेकर आपका क्या कहना है? मीरा ने शून्य में देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, हमारे बीच कोई रिश्ता बचा ही नहीं था इंस्पेक्टर। हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक छत के नीचे रह रहे थे। राघव पिछले कुछ महीनों से एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे। उन्हें लगता था कि हर परछाई उनका पीछा कर रही है। कल रात मैं नीचे अपने कमरे में पढ़ रही थी। रात को ठीक 1:15 पर मुझे ऊपर से एक बहुत जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। मैंने ऊपर फोन मिलाया, लेकिन राघव का फोन लगातार व्यस्त आ रहा था। मुझे लगा रोज का ड्रामा है, इसलिए मैं सो गई। समर ने पूछा, क्या आपने किसी पुराने पार्टनर के बारे में सुना है? कोई ऐसा राज जिससे राघव डरते थे? मीरा ने समर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, 10 साल पहले उनके बिजनेस का एक पार्टनर हुआ करता था, आनंद वर्मा। वह एक दिन अचानक गायब हो गया। राघव ने सबको बताया कि आनंद कंपनी के 5 करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गया है। लेकिन मैं जानती थी कि राघव ने उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया था। कल रात जो कुछ भी हुआ वह उसी पुराने पाप का हिसाब है। मीरा के जाने के बाद समर अकेले कमरे में टहलने लगे। अब उनके पास 3 कहानियां थीं, एक आधा जला हुआ खत, एक रुकी हुई घड़ी और एक फॉरेंसिक रिपोर्ट जो चीख रही थी कि मौत खुद के हाथों से हुई है। समर ने सोचा कि अगर कोई इंसान खुद का गला घोंट रहा है तो उसके पीछे का मानसिक खौफ किस स्तर का रहा होगा। तभी समर की नजर दीवार पर टंगी उसी रुकी हुई घड़ी पर गई। वह ठीक 1:15 पर रुकी हुई थी। समर ने घड़ी को दीवार से उतारा और जैसे ही उसे पलटा, उनके होश उड़ गए। घड़ी के पीछे एक बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ था, जो सामान्य घड़ियों में नहीं होता।
वह एक हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रो ट्रांसमीटर था। खेल अब पूरी तरह बदल चुका था। यह कोई भूतिया या रूहानी कत्ल नहीं था, बल्कि विज्ञान की आड़ में रचा गया एक बेहद खौफनाक और शातिर षड्यंत्र था। इंस्पेक्टर समर ने उस छोटे से डिवाइस को तुरंत फॉरेंसिक लैब भेजा और खुद आनंद वर्मा के इतिहास को खंगालने में जुट गए। पुरानी फाइलों से पता चला कि आनंद वर्मा एक जीनियस सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने राघव के साथ मिलकर इस एम्पायर की नींव रखी थी। लेकिन 10 साल पहले कंपनी का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर लॉन्च होने से ठीक एक दिन पहले आनंद अचानक गायब हो गया था। तभी समर के फोन की घंटी बजी। फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट का कॉल था। एक्सपर्ट ने उत्तेजित आवाज में कहा, सर, जो डिवाइस आपने घड़ी के पीछे से भेजा था वह कोई साधारण ट्रांसमीटर नहीं है। वह एक हाई इंटेंसिटी इंफ्रासाउंड एमिटर है। यह एक ऐसी ध्वनि तरंग पैदा करता है जिसे इंसानी कान सुन नहीं सकते, लेकिन वह सीधे हमारे नर्वस सिस्टम और दिमाग पर हमला करती है। अगर इस वेव को एक खास फ्रीक्वेंसी पर लगातार चलाया जाए तो इंसान को डरावने भ्रम होने लगते हैं। उसे अपने ही आसपास भूत या परछाइयां दिखने लगती हैं, उसका डर 1000 गुना बढ़ जाता है और दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। बहुत देर तक इसके सामने रहने पर इंसान का दिमाग खुद पर से नियंत्रण खो देता है और वह खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे अंत में भयंकर हार्ट अटैक आ जाता है। समर का दिमाग बिजली की तरह चमका। इसका मतलब राघव सिंघल को किसी इंसान ने छुआ तक नहीं था। किसी ने उस कमरे में मौजूद उस अदृश्य डिवाइस के जरिए एक ऐसा खौफनाक जाल बुना कि राघव को लगा कि कोई उसे मारने आया है, और उस पागलपन के डर में उसने अपने ही हाथों से अपना गला घोंटना शुरू कर दिया, जब तक कि उसका दिल हमेशा के लिए रुक नहीं गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अब भी जस का तस था। इंफ्रासाउंड एमिटर तो घड़ी के पीछे पहले से फिट किया जा सकता था, लेकिन कल रात ठीक 1 बजे उसे चालू किसने किया? और वह दरवाजा अंदर से बंद कैसे हुआ? कातिल अगर कमरे में नहीं था तो कुंडियां अंदर से कैसे चढ़ गईं? समर वापस पेंटहाउस के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। वह भारी मजबूत शीशम की लकड़ी का दरवाजा था। समर ने एक कुर्सी ली और दरवाजे के ऊपर लगे ऑटोमेटिक डोर क्लोजर को ध्यान से देखना शुरू किया। वह क्लोजर दरवाजे को अपने आप बंद करने का काम करता था। समर ने जब उसके मेटल हाइड्रोलिक हिस्से को बारीकी से देखा तो उन्हें वहां एक बहुत ही महीन घिसावट का निशान मिला। उन्होंने तुरंत बिल्डिंग के स्मार्ट होम मैनेजर को तलब किया। समर ने पूछा, इस पेंटहाउस का नवीनीकरण कब हुआ था? मैनेजर ने बताया, सर, करीब 6 महीने पहले राघव साहब ने पूरे घर को स्मार्ट होम में बदला था। एसी, लाइट्स, गीजर, सब कुछ मोबाइल ऐप और इंटरनेट से चलते हैं। समर ने पूछा, क्या यह मुख्य दरवाजा भी ऐप से खुलता है? मैनेजर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर। राघव साहब को हैकर्स का बहुत डर था। उन्होंने कहा था कि डिजिटल ताले हैक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने दरवाजे पर जानबूझकर पुरानी लोहे की कुंडियां लगवाई थीं, ताकि कोई बाहर से कंप्यूटर के जरिए घर में न घुस सके। समर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। कातिल ने राघव के इसी डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। समर ने उस डोर क्लोजर के मैकेनिज्म को खोला तो उसके भीतर एक बेहद छोटा माइक्रोमोटर छिपा हुआ मिला। यह मोटर एक पतली, पारदर्शी और लगभग न दिखने वाली नायलॉन की डोरी से जुड़ा था, जिसका दूसरा सिरा दरवाजे की कुंडियों से बंधा था। पूरा खेल अब समर के सामने आईने की तरह साफ था। कातिल ने बाहर बैठकर रिमोट या इंटरनेट के जरिए जैसे ही उस माइक्रोमोटर को चालू किया, मोटर ने नायलॉन की डोरी को ऊपर की तरफ खींचा।
उस खिंचाव से दरवाजे की तीनों भारी कुंडियां एक के बाद एक अंदर से बंद हो गईं। और जैसे ही कुंडियां पूरी तरह बंद हुई, मोटर ने एक तेज झटके के साथ उस डोरी को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वह डोरी टूटकर मोटर के अंदर ही गायब हो गई। कातिल कमरे के अंदर कभी गया ही नहीं था। उसने बाहर बैठकर राघव को तड़पते हुए देखा था और दूर से ही कमरे को अंदर से लॉक कर दिया था। लेकिन वह इतनी दूर से इस सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर रहा था? पेंटहाउस का इंटरनेट नेटवर्क बहुत सुरक्षित था। समर ने साइबर सेल को बुलाकर पूरे घर के इंटरनेट राउटर का डेटा निकलवाया। जब रिपोर्ट आई तो समर चौंक गए। कल रात ठीक 1 बजे उस स्मार्ट होम हब को किसी बाहरी देश या सर्वर से नहीं, बल्कि इसी बिल्डिंग के एक इंटरनल वाईफाई आईपी एड्रेस से एक्सेस किया गया था। और वह आईपी एड्रेस किसी और का नहीं, बल्कि राघव के छोटे भाई नितिन सिंघल के मोबाइल का था। नितिन सिंघल को दोबारा पुलिस की हिरासत में लाया गया। समर ने बिना कोई वक्त गवाए साइबर सेल की वह रिपोर्ट नितिन के सामने पटक दी। समर ने कड़क आवाज में कहा, नितिन, तुम्हारा यह दावा कि तुम नोएडा की पार्टी में थे शारीरिक रूप से सच हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारा दिमाग इसी पेंटहाउस से जुड़ा था। कल रात ठीक 1 बजे तुम्हारे फोन से कमांड भेजी गई, जिससे वह एमिटर चालू हुआ, और ठीक 1:15 पर दूसरी कमांड से दरवाजा अंदर से लॉक किया गया। अब भी वक्त है, सच बता दो, तुमने अपने भाई को क्यों मारा? नितिन ने उस रिपोर्ट को देखा। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, लेकिन वह अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। इंस्पेक्टर, आपको सच में लगता है कि मैं इतना बड़ा जीनियस हूं? मैं एक आम इंसान हूं जिसे ढंग से कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। मैं कोडिंग और स्मार्ट होम हैकिंग कैसे कर सकता हूं? हाँ, यह सच है कि यह आईपी एड्रेस मेरे ही फोन का है, लेकिन कल रात मेरा फोन मेरे पास था ही नहीं। समर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मतलब? फोन तुम्हारे पास नहीं था तो कहाँ था? नितिन ने घबराते हुए कहा, मैं जब पार्टी में गया तो वहां बहुत भीड़ थी। मैंने अपना फोन बार काउंटर पर रख दिया था और मैं डांस फ्लोर पर चला गया था। करीब आधे घंटे तक मेरा फोन गायब था। मुझे लगा किसी दोस्त ने मजाक किया है, लेकिन बाद में वह फोन मुझे वहां के एक वेटर ने लाकर दिया। उसने कहा कि यह फोन उसे वॉशरूम के पास गिरा हुआ मिला था। किसी ने जानबूझकर मेरे फोन का इस्तेमाल किया है। इंस्पेक्टर, मुझे फंसाया जा रहा है। समर ने पूछा, उस पार्टी में तुम्हारे परिवार या ऑफिस से कोई और आया था? नितिन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, विक्रम आया था, राघव का सेक्रेटरी। वह मुझे यह बताने आया था कि बड़े भाई ने मुझे सुबह की मीटिंग में बुलाया है। वह वहां मुश्किल से 15-20 मिनट रुका और चला गया। उसने मुझसे ड्रिंक भी मंगवाई थी। शायद उसी दौरान उसने मेरा फोन काउंटर से उड़ाया हो। समर ने तुरंत अपनी टीम को विक्रम की लोकेशन ट्रैक करने का आदेश दिया, लेकिन जवाब आया कि विक्रम का फोन सुबह से ही बंद है और वह अपने किराए के मकान से भी गायब है। समर को लगा कि केस सुलझ चुका है। विक्रम ही वह शातिर दिमाग था जिसने अपने पिता आनंद वर्मा की गुमशुदगी का बदला लेने के लिए नितिन को मोहरा बनाया और राघव को मार डाला। पुलिस की एक टीम तुरंत विक्रम के घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा देखकर पूरी टीम दंग रह गई। घर की दीवारों पर राघव सिंघल की सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई थीं, जिन पर लाल रंग से क्रॉस के निशान बने थे, और सामने वाली दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आनंद वर्मा का इंसाफ। कमरे के कोने में एक लैपटॉप चल रहा था, जिसमें एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एक्टिव था।
यह वही सॉफ्टवेयर था जिससे पेंटहाउस के स्मार्ट हब को कंट्रोल किया जा रहा था। सारे सबूत चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि विक्रम ही कातिल है। समर ने जब विक्रम के पुराने दस्तावेजों की जांच करवाई तो पता चला कि विक्रम का असली नाम विक्रम वर्मा था और वह वाकई आनंद वर्मा का इकलौता बेटा था। लेकिन समर के अनुभवी दिमाग में एक बात खटक रही थी। जो इंसान मैकेनिकल ताले को नायलॉन की डोरी से बंद करने का इतना अचूक और अदृश्य दिमाग रख सकता है, वह अपने ही घर में पुलिस के लिए इतने सारे सीधे सबूत क्यों छोड़कर भागेगा? दीवारों पर लाल रंग से लिखना, लैपटॉप को खुला छोड़ देना, यह सब किसी भगोड़े का काम नहीं लग रहा था। ये सबूत छोड़े नहीं गए थे, बल्कि यह सबूत पुलिस को दिखाए गए थे। किसी ने विक्रम को बहुत बुरी तरह इस खेल में लपेटा था। समर तुरंत वापस पेंटहाउस पहुंचे। उन्होंने राघव की पत्नी मीरा सिंघल के बयान को दोबारा डायरी में पढ़ा। मीरा ने कहा था कि ठीक 1:15 पर उसे ऊपर से एक बहुत भारी चीज गिरने की आवाज आई थी। अगर राघव अकेले कमरे में डर से कांप रहा था, तो कोई भारी चीज गिरने की आवाज क्यों आई? पेंटहाउस का तो सारा सामान अपनी जगह पर सही सलामत था। समर पेंटहाउस की बालकनी में आए। उन्होंने ऊपर की छत की दीवार को ध्यान से देखा। वहां छत की सफाई के लिए एक लोहे का हुक लगा हुआ था, जिस पर ताजा घिसावट का निशान था। समर का दिमाग अब एक बिल्कुल अलग दिशा में दौड़ने लगा था। इंस्पेक्टर समर ने उस हुक के पास से नायलॉन का एक छोटा सा टुकड़ा बरामद किया। यह वही नायलॉन था जिसका इस्तेमाल दरवाजे के क्लोजर को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। इसका मतलब साफ था कि कातिल ने सिर्फ दूर बैठकर रिमोट नहीं दबाया था, वह उस रात इसी बिल्डिंग में, इसी पेंटहाउस के आसपास मौजूद था। वह रस्सी के सहारे ऊपर से नीचे उतरा था। और पेंटहाउस के ठीक नीचे वाला फ्लोर किसका था? वह फ्लोर था राघव की पत्नी मीरा सिंघल का। समर ने अपनी टीम को आदेश दिया, मीरा सिंघल के पूरे फ्लोर की सघन तलाशी लो। मुझे हर एक दराज और हर एक कोना साफ चाहिए। मीरा सिंघल अपने लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अब भी वही बर्फ जैसी खामोशी और घमंड था। उसने पुलिस को अपने घर की तलाशी लेते हुए देखा, पर उसकी भौहें तक नहीं तनी। समर उसके सामने जाकर खड़े हो गए और बेहद शांत आवाज में बोले, मीरा जी, आपने कहा था कि आपने रात को कुछ नहीं देखा। लेकिन सच यह है कि आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं थी। सारा खेल आपके ही इस फ्लोर से खेला जा रहा था। विक्रम का लैपटॉप, उसकी दीवारों पर लिखा बदला, वह सब आपने प्लान किया था ना? मीरा ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, इंस्पेक्टर, आपका दिमाग अच्छा है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। क्या मेरे फोन से कोई कमांड गई? नहीं। क्या मैं ऊपर गई? नहीं। आप मुझ पर एक भी आरोप साबित नहीं कर पाएंगे। समर ने कहा, आप ऊपर नहीं गई थीं, लेकिन विक्रम ऊपर गया था। और विक्रम कहाँ है, मीरा जी? मीरा ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मुझे क्या पता। वह तो कातिल है, भाग गया होगा। तभी समर के वायरलेस सेट पर नीचे पार्किंग एरिया से एक कांस्टेबल की हड़बड़ाई हुई आवाज आई, सर, जल्दी नीचे आइए। बेसमेंट पार्किंग के कोने में जो पुराना बंद वाटर टैंक है, उसके अंदर एक लाश मिली है। समर अपनी टीम के साथ तेजी से बेसमेंट की तरफ भागे। वाटर टैंक का भारी ढक्कन हटाकर जब बॉडी को बाहर निकाला गया, तो वह लाश किसी और की नहीं, बल्कि सेक्रेटरी विक्रम की थी। उसके सीने में एक बड़ा सा चाकू घोंपा गया था।
फॉरेंसिक डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद बताया कि विक्रम की मौत रात को लगभग 2 बजे हुई है, यानी राघव की मौत के ठीक 15 मिनट बाद। शतरंज की बिसात अब पूरी तरह साफ हो चुकी थी। विक्रम कोई कातिल नहीं था, बल्कि वह इस खूनी खेल का सबसे बदनसीब मोहरा था। विक्रम अपने पिता का बदला लेना चाहता था, इसलिए मीरा ने उसका इस्तेमाल किया। मीरा ने ही विक्रम को राघव के खिलाफ भड़काया और उससे वह सारे टेक्निकल काम और कोडिंग करवाई। विक्रम का प्लान सिर्फ राघव को डराना और उसका सच सामने लाना था, लेकिन मीरा का प्लान कुछ और था। जैसे ही राघव की मौत हुई, मीरा ने विक्रम को कोई बहाना बनाकर नीचे बेसमेंट में बुलाया और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया, ताकि सारा गुनाह मरे हुए विक्रम के सिर मढ़ दिया जाए। समर वापस ऊपर मीरा के कमरे में आए। इस बार समर की आंखों में कानून का सख्त गुस्सा था। उन्होंने मीरा के सामने एक सीलबंद प्लास्टिक बैग रखा, जिसमें वह खून से सना हुआ चाकू था। समर ने कहा, मीरा सिंघल, यह चाकू तुम्हारे ही किचन के सेट का है, जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स साफ मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा सबूत, राघव के हाथ में जो आधा जला हुआ खत था, उस पर जिस खास फाउंटेन पेन की स्याही है, वह पेन तुम्हारे इस स्टडी टेबल पर रखा हुआ है। तुमने सोचा था कि तुम सब कुछ जला दोगी, लेकिन किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। चाकू को देखते ही मीरा के चेहरे का घमंड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसकी आंखों में पहली बार अपनी मौत का डर दिखा। वह सोफे पर गिर पड़ी और पागलों की तरह हंसने लगी। हाँ, मारा मैंने उन दोनों को। तुम नहीं जानते समर, राघव एक दरिंदा था। 10 साल पहले जब आनंद वर्मा ने कंपनी के शेयर राघव के नाम करने से मना किया था, तो राघव ने इसी पेंटहाउस में आनंद का गला घोंटकर उसे मार डाला था। और मैं उस वक्त यहीं खड़ी सब देख रही थी। मैंने राघव का साथ दिया, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। हमने आनंद की लाश को इस बिल्डिंग की बुनियाद के नीचे सीमेंट में चुनवा दिया था। मीरा ने हांफते हुए आगे कहा, लेकिन राघव पिछले 1 साल से मानसिक रूप से बीमार हो रहा था। वह कहता था कि उसे आनंद की आत्मा बुला रही है। वह पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल करना चाहता था। अगर वह जेल जाता, तो मैं भी जेल जाती। मैं अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर जेल की कोठरी में नहीं सड़ना चाहती थी। इसलिए जब मुझे पता चला कि आनंद का बेटा विक्रम हमारे यहाँ नौकरी के लिए आया है, तो मैंने उसके दिल में राघव के खिलाफ नफरत की आग भड़का दी। विक्रम ने इंफ्रासाउंड का जाल बुना। कल रात जैसे ही वह मशीन चली, राघव का कमजोर दिल वह खौफ बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने डर के मारे खुद का ही गला घोंट लिया। मैंने बस नीचे बैठकर रिमोट से दरवाजा लॉक किया और बाद में विक्रम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है, समर ने ठंडे लहजे में कहा। मीरा सिंघल, राघव को उसके पुराने पापों ने मारा या नहीं, यह तो ईश्वर जाने। लेकिन तुम्हें तुम्हारे इस बेइंतहा लालच ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। यू आर अंडर अरेस्ट। तो दोस्तों, केस नंबर 404 यानी बंद कमरे का यह खौफनाक रहस्य अब पूरी तरह सुलझ चुका था। मीरा सिंघल को अदालत ने दोहरे कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। राघव सिंघल का साम्राज्य ताश के महल की तरह बिखर गया और भटके हुए विक्रम को मौत के बाद इंसाफ तो मिला, पर उसकी कीमती जान वापस नहीं आ सकी। इंस्पेक्टर समर एक आखिरी बार उस सूने पेंटहाउस में खड़े थे। पुलिस की गाड़ियां जा चुकी थीं। कमरा बिल्कुल खाली, सर्द और खामोश था। समर ने उस रुकी हुई घड़ी को देखा, जो अब भी 1:15 का समय दिखा रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो,
वह दुनिया की नजरों से बच सकता है, लेकिन अपने ही कर्मों के न्याय से कभी नहीं भाग सकता। लालच जब इंसान के दिमाग पर हावी होता है तो वह सबसे पहले इंसान के अंदर की इंसानियत का कत्ल कर देता है। मिडनाइट टेल्स हिंदी की आज की यह केस फाइल यहीं खत्म होती है। अगर आपको इंस्पेक्टर समर की यह जांच और यह सस्पेंस थ्रिलर कहानी पसंद आई हो तो इस ऑडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिखकर बताइए कि क्या आपको पहले से ही पत्नी मीरा सिंघल पर शक था, या आप छोटे भाई नितिन को कातिल मान रहे थे। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए बंद दरवाजे के पीछे छिपे राज, एक नई अनसुलझी मिस्ट्री और एक नई रूहानी कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और सोते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास का कोई दरवाजा अपने आप अंदर से लॉक न हो जाए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अलविदा।